हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 12th क्लास का, आपके जो 4 नंबर चैप्टर है पादप जनन की विभिन्न विधियां। और इस चैप्टर के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो जनन के प्रोसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो चैप्टर है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। क्लास 12th। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से पादप जनन की हम कई विधियां पढ़ते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन। लेकिन कुछ विधियां ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है कि जनन प्रोसेस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है या युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। तो इस आधार पर लैंगिक जनन की विधियों को अलग अलग प्रकार का बांटा गया है, यानी जिसको क्या बोला जाता है अलैंगिक जनन, यानी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज का निर्माण ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जनन की विशिष्ट विधियां हैं वो कौन कौन सी है। मुख्यतः जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनके अंदर कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन होता है। तो उसके अलावा ये जो विधियां जिनमें निषेचन नहीं होता है या युग्मक नज का निर्माण नहीं होता है उसे अनिषेक जनन भी बोला जाता है या उन्हें अलैंगिक जनन भी बोला जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पहला पॉइंट, यदि जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन ना हो तथा युग्मनज का निर्माण ना हो तो इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए नोट कर लीजिए अलैंगिक जनन की परिभाषा। तो पादपों में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में 4 प्रकार की विधियों को हमें विषय विषय जो है वो अलग प्रकार से लेकर विस्तार से पढ़ना है। तो देखिए वो विधियां कौन कौन सी है, वो विधियां है असंजनन, अनिषेक बीजता, कायिक प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये जो हमने टॉपिक की हेडिंग लगाई थी पादप जनन की विशिष्ट विधियां, तो मुख्य रूप से इन 4 विधियों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जो पादपों के जनन की विशिष्ट विधियां 4 प्रकार की। पादप जनन की विशिष्ट विधियां। तो नोट कर लीजिए इन चारों पॉइंटों को, असंग जनन, अनिषेक बीजता, कायिक प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असंग जनन से।
देखिए स्टूडेंट्स, असंग जननी एक प्रकार का अलैंगिक जननी है, यानी वह विधि जनन की जिसके अंदर ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मनज का निर्माण होता है, उसे क्या बोला जाता है? असंग जनन बोला जाता है। तो जनन की वह विधि जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मनज का निर्माण होता है। असंग जनन कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, जो हमने ये चार विधियां पढ़ी थी जनन की, असंग जनन की, जिसमें असंग जनन यानी वह जनन जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है और युग्मनज का निर्माण भी नहीं होता है। तो ये जो कायिक प्रवर्धन और अनिषेक बीजता है, इसको भी इसी के अंदर, ये इसी का एक मेनली पार्ट है, अलग से ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी अनिषेक बीजता में भी बिना जनन की उपस्थिति के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, एक संतति के द्वारा जब संतान का निर्माण किया जाता है, तो एक माता जनक के द्वारा जब संतति उत्पन्न की जाती है तो उसे अनिषेक बीजता बोला जाता है। और कायिक प्रवर्धन में भी उसी प्रकार होता है कि प्लांट्स के अंदर उनको किसी पोषक पदार्थों को छिड़क कर बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अमाउंट में उनका उत्पादन किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। तो अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन है, दोनों असंग जनन के ही प्रकार है। तो असंग जनन की आपने परिभाषा नोट कर लीजिए। और ये असंग जनन है वो दो प्रकार का होता है। देखिए, ये जो असंग जनन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है युग्मकोद्भिद असंग जनन, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। एक होता है बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद असंग जनन। और दूसरा है युग्मकोद्भिद यानी गेमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद असंग जनन। तो दो प्रकार के असंग जनन होते हैं, एक होता है बीजाणुद्भिद और एक होता है युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो देखिए, ये जो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद है, ये किस आधार पर किया गया है कि जनन का मतलब क्या है? पादपों के अंदर भ्रूण का निर्माण होना। तो भ्रूण का निर्माण है वो अगर बाह्य आवरण से होता है, बाह्य दलों से होता है, तो इस प्रकार का असंजनन बीजाणुद्भिद कहलाता है। जबकि यदि भ्रूण का निर्माण एकल भ्रूण कोश की कोशिका से होता है तो उसे युग्मकोद्भिद असंगन बोला जाता है, यानी भ्रूण का निर्माण बाह्य दल से हो, बाह्य दलों से हो, तो इस प्रकार का असंजनन क्या कहलाता है? बीजाणुद्भिद। और युग्मकोद्भिद जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की एकल कोशिका से हो, तो इस प्रकार का असंजनन क्या कहलाता है? युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट। नोट कर लीजिए।
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने दो प्रकार बताए, बीजाणुद्भिद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन। तो बीजाणुद्भिद बोला जाता है द्विगुणित अवस्था को और युग्मकोद्भिद असंजनन बोला जाता है अगुणित अवस्था को। यानी इसमें जो भ्रूण का निर्माण होता है वो बाह्य दलों से इनसे हो रहा है, और ये संरचना कैसी होती है, 2n होती है, द्विगुणित होती है। जबकि इसके अंदर निर्माण है वो भ्रूण कोश से हो रहा है, तो भ्रूण कोश कैसा होता है, अगुणित होते हैं, यानी n प्रकार का होता है। अब भ्रूण कोश की एकल कोशिका अगर नए जीव का निर्माण करती है या दो कोशिकाएं निर्माण करती है, इस आधार पर जो बीजाणुद्भिद असंजनन है उसके भी आगे कई भागों में बांटा गया, तो उसको हम नोट करते, पहले ये नोट कर लीजिए आप। तो युग्मकोद्भिद असंजनन के कई प्रकार है। पहला प्रकार है अनावृत्ति असंजनन। देखिए ये प्रकार किसके पढ़ रहे हैं हम, युग्मकोद्भिद असंजनन के पढ़ रहे हैं। और युग्मकोद्भिद में हमने देखा था कि अगुणित कोशिका से संतति का निर्माण होता है, यानी भ्रूण कोश की कोशिका से जब नए जीव का निर्माण हो, नई संतति का निर्माण हो, तो उसे क्या बोला जाता है, युग्मकोद्भिद असंजनन बोला जाता है। अब देखिए अनावृत्ति असंजनन में क्या होता कि मैंने आपको बताया था कि ये भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश के अंदर बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है उनमें दो सहायक कोशिका और बीच में पाई जाती है अंड कोशिका। विपरीत तरफ जो कोशिकाएं होती है उनको बोला जाता है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और बीच में पाया जाता है द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, अब देखिए जो अनावृत्ति असंजनन है उसके अंदर इस भ्रूण कोश का निर्माण कौन करता है, अर्धसूत्री मात्र कोशिका, या इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब इस नॉर्मली हमने एंजियोस्पर्म में क्या देखा था कि इस भ्रूण कोश के अंदर जब आकर नर युग्मक इस अंड कोशिका से मिलता है तो वो वास्तविक निषेचन होता है। लेकिन इस परिस्थिति में क्या होगा कि इस अंड कोशिका से कोई नर युग्मक आकर नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो अंड कोशिका है ये अपने आप ही नए जीव का निर्माण कर लेती है अकेली। किसका निर्माण कर लेती है, अपने आप। जब नए जीव का अकेले रूप में ये निर्माण कर लेती है तो इस प्रकार का असंजनन क्या बोला जाता है, अनावृत्ति। यानी नॉर्मली मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो पराग नली के द्वारा दो नर युग्मकों को लाकर भ्रूण कोश में छोड़ा जाता है, जिनमें से एक नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्र के साथ मिलकर भ्रूणपोष बनाता है, जबकि एक नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है, फिर उससे क्या निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अंड कोशिका के साथ आकर कोई नई नर युग्मक नहीं मिला और इसने अपने आप ही किसका निर्माण कर लिया, भ्रूण का। अकेली नहीं क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। तो जब किसी संतान की उत्पत्ति है वो बिना दोनों जनकों के, केवल एक जनक के द्वारा यदि संतति उत्पन्न की जाए तो इस प्रकार के जनन को क्या बोला जाता है, असंजनन बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, अनावृत्ति असंजनन में देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा बनाए गए भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका जब बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर ले, बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर ले, तो इस प्रकार का जनन अनावृत्ति असंजनन कहलाता है। अनावृत्ति असंजनन।
जनन कहलाता है। तो युग्मकोद्भिद का प्रकार क्यों है? क्योंकि नई भ्रूण का निर्माण कौन कर रहा है? भ्रूण कोष बना कर रहा है। और हमने भी देखा था कि जिसमें भ्रूण का निर्माण बाह्य दल वो करते हैं तो वो तो बीजाणुद्भिद असंजनन होता है। लेकिन यदि भ्रूण का निर्माण है वो भ्रूण कोष की एकल कोशिका के द्वारा किया जाता है तो इसे युग्मकोद्भिद असंजनन बोला जाता है। और ये युग्मकोद्भिद असंजनन का पहला प्रकार है अनावृत्ति असंजनन, यानी भ्रूण कोष की जो अंड कोशिका है वो बिना निषेचन की उपस्थिति के जब भ्रूण का निर्माण कर ले तो इस प्रकार के जनन को क्या बोला जाता है? अनावृत्ति असंजनन। नोट कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरे प्रकार का असंजनन होता है वो होता है पुनरावृत्ति असंजनन। पुनरावृत्ति असंजनन। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि पहले हमने देखा था कि जो लघु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करती है? भ्रूण कोष का निर्माण करती है। यानी ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये क्या कर रही है? अर्धसूत्री विभाजन करते, नॉर्मली अवस्था में ये इसी प्रकार करती है, अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करती है? भ्रूण कोष नामक संरचना का निर्माण करती है। और आपको पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो संतति आगे होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आधी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर नॉर्मली अगर ये सिचुएशन होगी तो भ्रूण कोष कैसा होगा? अगुणित होगा, क्योंकि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। लेकिन जब इस प्रकार का जनन होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता है। यानी इसमें अर्धसूत्री विभाजन है वो पूर्ण नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट रहता है। तो जब ये क्या करेगी? सीधे ही विभाजन करके इसने भ्रूण कोष को बना दिया, मतलब भ्रूण कोष कैसा बन गया? द्विगुणित बन गया। नॉर्मली अवस्था में क्या होता है? पादपों के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे भ्रूण कोष बनता है। वो भ्रूण कोष कैसा होता है? अगुणित होता है, यानी उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रहती है। लेकिन जब ये प्रकार का जनन होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं रहेगा या वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक भ्रूण कोष बन गया। अब जब अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं हुआ, पहले ही भ्रूण कोष बन गया, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं रह सकती। कैसी रहेगी? द्विगुणित रहेगी, 2n रहेगी। और हमने देखा था कि इस प्रकार के जनन में भ्रूण कोष की अकेली कोशिका अंड कोशिका के द्वारा ही युग्मनज का भ्रूण का निर्माण किया जाता है। ये भ्रूण कोष द्विगुणित है तो इसकी अंड कोशिका भी क्या होगी? द्विगुणित होगी। और वो नए किसका निर्माण करेगी? द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करेगी। तो भ्रूण कोष से फिर क्या बनेगा? द्विगुणित भ्रूण। आया समझ में पॉइंट? तो इसमें परिभाषा लिखेंगे, इस प्रकार के जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हो पाता, जिसके कारण
द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है, द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है तथा इस द्विगुणित भ्रूण कोश के द्वारा, इस द्विगुणित भ्रूण कोश के द्वारा भ्रूण का निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया पुनरावृत्ति असंजनन कहलाती है। पुनरावृत्ति असंजनन कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए परिभाषा। इसके बाद पुनरावर्ती असंजनन के बाद जो तीसरा आपके प्रकार आता है उसका नाम है अपिस्थानिक भ्रूणता। अपिस्थानिक भ्रूणता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपिस्थानिक भ्रूणता क्या होती है? अभी तक पिछले दो थे भाग, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो भ्रूण का निर्माण है वो भ्रूण कोश के द्वारा होता है। उसमें जो अंड कोशिका होती है वो जनक की तरह काम करती है और नई जीव का निर्माण करती है। तो इसके अंदर जो ये आपके अपिस्थानिक भ्रूणता दी हुई है, हमने देखा था कि जो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना होती है उसके अंदर क्या होता है, उसकी संरचना देखिए किस प्रकार की होती है। ये होता है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये आधार, ये फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय में रहता है बीजांड और बीजांड में पाया जाती है भ्रूण कोश। तो देखिए बीजांड में भ्रूण कोश के अलावा जो भाग होता है शरीर का, जो कोशिकाएं भाग बनाती है उसको क्या बोला जाता है? बीजांडकाय बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा? बीजांड काय। जो बीजांड में भ्रूण कोश के अलावा जो संरचना उपस्थित रहती है उसे क्या बोलेंगे? बीजांड काय। ये है भ्रूण कोश, ये है बीजांड काय, ये है बीजांड और ये है अंडाशय।
अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमने देखा था कि इस प्रकार के जनन के अंदर कि जब जो भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका है वो भ्रूण का क्या करेगी, निर्माण करेगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बीजांड की भ्रूण कोश के अलावा जो बीजांड काय वाली कोशिका होती है ना, वो भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, अपस्थानिक भ्रूणता। यानी जो भ्रूण कोश के अलावा अन्य कोशिकाएं होती है वो जब भ्रूण का निर्माण करेगी तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अपस्थानिक भ्रूणता। तो परिभाषा नोट कीजिए, जब भ्रूण का निर्माण बीजांड काय की कोशिकाओं द्वारा किया जाए तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है। तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा नोट कर लीजिए अपस्थानिक भ्रूणता की। अगला जो प्रकार है वो है कायिक असंजनन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो जो मैंने बताया था कि पादप का मुख्य जननिक भाग क्या होता है, पुष्प होता है। और उसी के अंदर नर जननांग मादा जननांग पाए जाते हैं जिनके द्वारा जनन की प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण किया जाता है। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते, जबकि पुष्प की जगह कुछ कलिकाएं, पत्र, कलिकाएं या जो कक्षस्थ कलिकाएं लगती है उनके वो लगती है पुष्प के स्थान पर। और वो पुष्प के स्थान पर लगकर क्या कर देती है, वहीं पर उनका अंकुरण हो जाता है, कायिक प्रवर्धन हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है, कायिक असंजनन कहलाती है। तो देखिए इसकी परिभाषा, कुछ पादपों में पुष्पों के स्थान पर कायिक प्रवर्ध या कायिक प्रवर्ध पाए जाते हैं तथा इनका अंकुरण पादप पर ही हो जाता है, पादप पर ही हो जाता है। इस प्रकार के जनन को कायिक असंजनन कहा जाता है। कायिक असंजनन कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए परिभाषा कायिक असंजननता की।
अब ये हमने असंग जनन के सारे प्रकार को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो असंग जनन प्रक्रिया होती है पादपों में, क्या इसका कुछ फायदा है या केवल नुकसान है। तो देखते हैं हम असंग जनन के क्या क्या लाभ है। तो देखिए असंग जनन के लाभ देखते हैं हम। असंग जनन के लाभ देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहला पॉइंट वही पढ़ा कि असंग जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन हुए ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और जो नया भ्रूण बनता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान बनी रहती है, तो उसे असंग जनन बोलेंगे। अब इसका पहला महत्व यही है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं है, तो गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। दूसरा, इसके अंदर मात्र पादप और जो संतति पादप है वो बिल्कुल एक जैसे समान होते हैं, जिसे क्लोन भी कहा जाता है। तीसरा, बिल्कुल मतलब एक जैसे होंगे, संतति है और मात्र पादप है वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। और इसके अलावा देखिए पादपों के अंदर मुख्य रूप से इस प्रोसेस के द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है, यानी कोई एक पादप है तो उसके द्वारा फिर अनेक पादपों का निर्माण किया जा सकता है। फसलों का उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है, संकरण की प्रक्रिया भी करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार असंजनन के कई लाभ है, तो ये मैं नोट करवाती हूं आपको। इस प्रकार के जनन में जनक तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतति जनक के बिल्कुल समान होती है, जैसे प्रतिकृति होती है। जिन्हें क्लोन भी कहा जाता है, जिन्हें क्लोन भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार हमें किसी कागज की फोटोकॉपी निकालते हैं, उसी प्रकार असंजनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल माता पिता की फोटोकॉपी होती है, अपने साथ वाली संतति के समान होती है और माता पिता के भी समान होते हैं, बिल्कुल एज इट इज, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और इस प्रकार के जीव जो बिल्कुल माता पिता से हूबहू उनकी प्रतिकृति हो, उनके लिए क्या बोला जाता है, उनके लिए नाम लिया जाता है क्लोन। ठीक है, तो क्लोन है वो अलैंगिक जनन असंजनन का परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा पादपों में संकर किस्मों का विकास किया जा सकता है तथा पैदावार बढ़ाई जा सकती है। पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। तो ये हमारे असंजनन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारे था अनिषेक बीजता, यानी वो बीज जो बिना निषेचन के उत्पन्न हुए उन्हें अनिषेक बीज बोला जाता है। तो दूसरा है आपके अनिषेक बीजता।
यानी इन बीजों का निर्माण है वो बीजांड की कोशिका से, द्विगुणित कोशिका से होता है, जिससे ये बीज भी क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, या इनका निर्माण भ्रूण कोश की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है। तो इस प्रकार के द्विगुणित बीज क्या कहलाते हैं, अनिषेक बीज कहलाते हैं। तो देखिए इसमें बीज का निर्माण बीजांड अथवा भ्रूण कोश की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को क्या बोला जाता है, अनिषेक बीजता। ठीक है, और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि अनिषेक बीजता में जो बीज उत्पन्न होते हैं वो क्या जनन विधि द्वारा होते हैं? बिल्कुल नहीं, लैंगिक जनन के द्वारा जो बीज होते हैं वो इस प्रकार के नहीं होते हैं, तो ये अलैंगिक जनन के कारण होते हैं। तो देखिए इसमें पॉइंट ये ऐड कर लीजिए, इस विधि से उत्पन्न बीज सामान्य लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न नहीं होते, सामान्य लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न नहीं होते। तो इस प्रकार का अनिषेक बीजता का ये प्रकार होता है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने अनिषेक बीजता के बारे में पढ़ा, असंग जनन के बारे में पढ़ा। असंग जनन में भी क्या होता है, लैंगिक जनन के द्वारा नहीं बल्कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा यानी एकल जनक के द्वारा जब भ्रूण का निर्माण किया जाए, संतति का निर्माण किया जाए तो उसे असंग जनन बोला जाता है। और बिना लैंगिक जनन के जब बीज का निर्माण किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, अनिषेक बीजता। तो हमने जो जो पॉइंट्स हमने टर्म्स ली थी स्टार्टिंग में हमने क्या टर्म्स ली थी, एक तो ली थी असंग जनन। असंग जनन यानी हमने समझ लिया कि जब असंग जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन नहीं होता है बल्कि किसी भी शरीर की कोशिका के द्वारा जब भ्रूण का निर्माण कर लिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, असंग जनन। नॉर्मली जनन में क्या होता है, भ्रूण कोश की लैंगिक कोशिका होती है वो निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण करती है। लेकिन इस प्रकार के जनन में कोई भी प्रकार की कोशिका जब भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो उसे क्या बोला जाता है, असंग जनन। इसमें निर्माण होता है भ्रूण का। अनिषेक बीजता के अंदर अनिषेक जनन के द्वारा बीज का निर्माण होता है, यानी बिना लैंगिक जनन हुए भी बीज का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, अनिषेक बीजता बोला जाता है। और नेक्स्ट क्लास के हम अंदर पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन, ये इसी का एक प्रकार है, कायिक प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।